हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञान तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आपका स्वागत है। गेट सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट यू विल गेट। सब्सक्रिप्शन पाकर आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। ये लाइव क्लासेस वैसे ही होंगे जैसे आप फिजिकल क्लासेस को एंजॉय करते हैं। इन लाइव क्लासेस में जो भी कंटेंट दिया जाएगा आपको वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर से होगा। आपके कोर्सेज को वो बहुत ही आपके रिक्वायरमेंट के अनुकूल होगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के माध्यम से आपको रेगुलर अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस के माध्यम से आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत सारे डायमेंशंस पर ले जाने का मौका मिलेगा। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तुलना में अनअकैडमी के पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनमें कुछ को आप देख रहे हैं। आप इन सबके एक्सपर्टाइजेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है। आप बहुत सारी क्लासेस कर पाएंगे। मैं ज्ञान तिवारी 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। आप लोगों से बहुत सारा कुछ सीखते रहता हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए 15,500 से अधिक कोर्सेज यूपीएससी सीएससी के लिए चलाए जा रहे हैं। ये पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट के लिए है। पेपर 1, 2, 3, 4, एसे, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल पेपर, बहुत सारी चीजों को, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, सारी चीजों पर ये क्लासेज उपलब्ध हैं आपको। और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। ऐसा अनअकैडमी सुनिश्चित करता है आपके लिए। आपके पास प्लान दो हैं। आप प्लस में जा सकते हैं या आइकॉनिक में जा सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करना है तो अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन के साथ जुड़ना है तो प्लस में जाने के लिए यहाँ पर फीस बताई गई है, जो कि 6 महीने से लेकर 36 महीने तक की है। इसमें किसी भी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो आइकॉनिक इज फार बेटर देन प्लस। आइकॉनिक बहुत बेहतर प्लान है। इसमें जाते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट को पाने के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज कीजिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 6 month बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी, कंप्लीट 1 year बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी, कंप्लीट 2 year बैच फॉर यूपीएससी सीएससी, एनसीईआरटी बैचेज फॉर यूपीएससी सीएससी। इतने सारे बैचेज आपके लिए चलाए जा रहे हैं। 18 फरवरी को दे आर गोइंग टू स्टार्ट। इनमें से किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से। 2021 के एस्पायरेंट हैं, 2022 के हैं, 2023 के हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, सभी के लिए बैचेज उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी कम पैसे में अच्छी तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते उसने कॉम्बो ऑफर दिया है। आप जो है आप जीएस और ऑप्शनल एक साथ ले सकते हैं। जीएस आइकॉनिक का लेते हैं, उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी। और अगर जीएस प्लस का लेते हैं, उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो ये फीस देनी होगी। इनमें से किसी भी फीस में एडमिशन के टाइम पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। तो बच्चों, ये रही अनअकैडमी के बारे में जानकारी जो आपके लिए जरूरी थी। कुछ बातें हमें आपसे और करनी है इस टॉपिक से जुड़ी हुई। हाँ, ये टॉपिक है हमारा सोशल वेलफेयर प्लान, समाज कल्याण के कार्यक्रम। भारत सरकार भारत सरकार योजनाएं बनाती है। यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ये दो तरह की होती हैं। इनके दो उद्देश्य होते हैं। एक योजना का उद्देश्य होता है भारत का आर्थिक विकास करना। आप जानते हैं कि आर्थिक विकास का संदर्भ क्या है। आर्थिक विकास का आशय होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न इंडिकेटर्स, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, उनमें अगर ग्रोथ का टारगेट लिया जाए तो इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ करनी है, जीडीपी बढ़ाना है, जीएनपी बढ़ाना है, एनडीपी बढ़ाना है, एनएनपी बढ़ाना है, नेशनल इनकम बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है,
इस तरह के आर्थिक संकेतकों में वृद्धि के प्रयास के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन सबको हम आर्थिक विकास की योजनाएं कहते हैं। लेकिन आर्थिक विकास एक अधूरी धारणा है। आर्थिक विकास से कुछ नहीं होता है। अगर आर्थिक विकास सामाजिक विकास में परिवर्तित ना हो तो ऐसे आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं होता है। तो आर्थिक विकास कहाँ जाना चाहिए? आर्थिक विकास कहाँ परिवर्तित होना चाहिए? आर्थिक विकास सामाजिक विकास में परिवर्तित होना चाहिए। और सामाजिक विकास है क्या? सोशल डेवलपमेंट है क्या? सोशल डेवलपमेंट है सोशल डेवलपमेंट के डिफरेंट इंडिकेटर्स में ग्रोथ होना। सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या है? सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, संचार, बैंकिंग, आधारभूत संरचना एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? सामाजिक विकास के मानक हैं। और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में एक बहुत गहरा संबंध होता है। आर्थिक विकास से हमको जो संसाधन निर्मित कर पाते हैं हम उन्हीं से सामाजिक विकास के मार्ग को हम प्रशस्त करते हैं। पर सवाल यह है कि आर्थिक विकास कितना सामाजिक विकास में परिवर्तित हो पा रहा है या आर्थिक विकास सामाजिक विकास को कितना प्रभावित कर पा रहा है। यह बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कैसे आर्थिक विकास को सामाजिक विकास में परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत है। तो आर्थिक विकास का सामाजिक विकास में परिवर्तन ये किस पर निर्भर करता है? सरकार की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है, सरकार की नियोजन क्षमता पर निर्भर करता है, सरकार की दूरदृष्टि पर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ इन मुद्दों पर काम कर रही है। तो ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है योजनाओं के माध्यम से। ये भी योजनाओं के माध्यम से होता है भारत में। उसके लिए पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग काम कर रहा है। और ये भी योजनाओं के माध्यम से हो पाता है। सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। इन योजनाओं की जानकारी का स्रोत क्या है आपके पास? इन योजनाओं की जानकारी का स्रोत है योजना मैगजीन। आप अगर रेगुलर इनको करते हैं और कुरुक्षेत्र अगर आप रेगुलर इनको करते हैं तो आपको हमेशा ये पता चलता रहेगा कि हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक विकास के लिए किस तरह के नियोजन पर काम कर रही है। तो हम रेगुलर आपको योजना और कुरुक्षेत्र करवा रहे हैं, जिसमें से कुरुक्षेत्र का टॉपिक अभी हम लोग लेकर काम कर रहे हैं। योजना इस महीने की जो फरवरी माह की योजना है उसमें लिटरेचर पर आर्टिकल आया है, उसका कवर स्टोरी लिटरेचर है, तो बहुत ज्यादा वहां से स्कोप नहीं है आपके लिए कि आपके पीटी के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बने। लेकिन इस बार की कुरुक्षेत्र जो है वो युवा सशक्तिकरण पर है। युवा सशक्तिकरण, ग्रामीण युवा सशक्तिकरण इसका मुद्दा है। तो ग्रामीण युवा सशक्तिकरण पर ही मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं। ये आर्टिकल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत लोडेड है ये फैक्ट्स से, और इसमें बहुत सारे तथ्य और भी डाले गए हैं जिनसे आपके 2021 के पीटी में यहाँ से जो स्कीम्स हैं वहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सही हो जाए। किन किन बिंदुओं पर इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं? सबसे पहली चीज तो युवा कौन है, किस एज ग्रुप तक को हम युवा कहते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। क्या होता है बच्चों डेमोग्राफिक डिविडेंड? इसको हिंदी में कहते हैं जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है भारत। क्या होता है जनांकिकीय लाभांश? जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसकी एक खास बात होती है। जैसे हमारे यहाँ पॉलिसी क्या है, बी टू आवर टू, हम दो हमारे दो। तो हम दो हमारे दो में क्या होता है कि हम जनसंख्या को स्थिर करने की रणनीति पर काम करते हैं। जनसंख्या स्थिर रहती है तो कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या का अनुपात बना रहता है। कार्यशील जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में हमारी जनसंख्या में शामिल रहती है। हमारी जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की मात्रा ज्यादा है और आश्रित जनसंख्या की मात्रा कम है। इस लाभ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकिकीय लाभांश। भारत जनांकिकीय लाभांश की स्थिति में है।
क्यों है जनांगीय लाभांश की स्थिति में? क्योंकि इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि सशक्तिकरण क्या है। अगर हम कहें कि युवाओं को सशक्त करना है तो क्या करना होगा? सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर काम करना होगा? सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है, सशक्तिकरण क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि युवा सशक्त नहीं है, तो क्या क्या कर दे कि युवा सशक्त हो जाए, किन किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि पेपर में आपके क्वेश्चन आना ही आना है। मार्ग की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? सशक्तिकरण के मार्ग में क्या समस्याएं हैं? सरकारी कार्यक्रम क्या है उसके लिए? और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति, मेक इन इंडिया पॉलिसी, युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया प्लान, स्टार्टअप इंडिया प्लान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इतनी चीजों को हम भारत में युवाओं के सशक्तिकरण से जोड़ पाते हैं। और हमें बहुत जरूरी है जानना कि भारत सरकार इन योजनाओं के तहत क्या काम कर रही है और कैसे भारत के युवाओं को सशक्तिकृत किया जा रहा है, और आगे की राह पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये बहुत लोडेड है, ये बहुत सारा इसमें फैक्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें हैं। आप जरूर से जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि इस पूरे क्लास को आप एंजॉय कर सकें और इसका बेनिफिट ले सकें आप, है ना। तो आपको अंत तक बने रहना है। टॉपिक क्या है हमारा? सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र। अब भारत के ऊपर तो ये खास तौर से लागू होता ही है, लेकिन पूरी दुनिया पे ये बात लागू होती है कि जहाँ का युवा सशक्त है वहाँ राष्ट्र सशक्त होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज ग्रेट हैज बीन डन बाय यूथ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं कि अधिकांशतः वो सभी कार्य जो महान होते हैं प्रायः युवाओं द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज ग्रेट हैज बीन डन बाय यूथ। तो युवा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी राष्ट्र के भविष्य के निर्माण के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को सोच के कि भारत सबसे युवा राष्ट्र है, और मैं जिन युवाओं के साथ मुखातिब हूँ ये भारत के सबसे श्रेष्ठ युवा हैं, जो ये सोचते हैं कि वो भारत के भविष्य को लिखेंगे, भारत के भविष्य का नेतृत्व करेंगे। बहुत अच्छे हैं आप लोग, इस आर्टिकल को पूरा समझे, है ना। क्या होता है युवा? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के समूह के लोगों को युवा कहा जाता है। हालांकि युवा और कार्यशील जनसंख्या अलग अलग होती है, लेकिन युवा ज्यादा कार्यशील होता है। हमारे देश में युवाओं की परिभाषा क्या है? 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भारत में युवा माना जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का धारणा क्या है कि 15 साल से 24 साल, मतलब 25 साल से पहले, 15 से 25 के बीच में यूथ माने जाते हैं। भारत में 15 से 30 के बीच में यूथ माने जाते हैं। इसको जरूर से जरूर नोट करके लिखिएगा। हमारी औसत आयु मतलब हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। 29, ये औसत आयु निकालते कैसे हैं? कुल की जनसंख्या जोड़ लेते हैं, कुल की आयु जोड़ लेते हैं, जनसंख्या आयु को जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन निकल आती है। तो एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन भारत की कितनी है? 29 ईयर है। भारत की जनसंख्या के 50% से अधिक आबादी 25 साल से कम है। ये बहुत 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 ज्यादा पोटेंशियल वाला हमारा डेमोग्राफी है, बहुत ज्यादा क्षमतावान हमारी जनसंख्या है, 25 साल से कम की है। और 65% से अधिक आबादी की उम्र इस समय 35 साल से कम है। तो आप देखिए कितना युवा है भारत। और हमारे प्रधानमंत्री बार बार जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जनांगीय लाभांश की बात करते हैं, उनको इन आंकड़ों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि 50% से अधिक आबादी 25 साल से कम की है। आप जैसे युवा हैं उसमें 65% से अधिक की आबादी की उम्र 35 साल से कम है, मतलब कि अभी वो बहुत ही युवा है ना। तो युवाओं का जनसंख्या, हमारी युवाओं का प्रतिशत हमारी जनसंख्या में ज्यादा है। तो युवा सशक्तिकरण का मतलब क्या है? आशय क्या है युवा सशक्तिकरण का? तो युवा सशक्तिकरण का संबंध है रोजगार और समायोजन। ठीक है, रोजगार तो ठीक है, रोजगार समायोजित करता है पॉपुलेशन को,
समायोजन के और बहुत सारे मीनिंग होते हैं। समायोजन में सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं की क्या है? मनोवैज्ञानिक समायोजन, है ना। हमारे युवाओं में एक समस्या है। पेपर 1 में आप इसको कोट करेंगे। पेपर वन में सोसाइटी आपका एक पार्ट है। वहां पे समाज में जब भी कोई समस्या पर चर्चा करेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, वो है समाज के विभिन्न 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 अंगों का मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक मार्गदर्शन करना, मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक समायोजन करना। मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक समायोजन का मतलब ये है कि यूथ के सोचने का तरीका, वृद्ध के सोचने का तरीका, बच्चों के सोचने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। उनकी मनोविज्ञान अलग होता है, उनकी संवेदनाएं, उनके संवेग, मानवीय संवेग, मनोवैज्ञानिक संवेग, सब में अंतर होता है और हमें वहीं पर उनको समायोजित करने की जरूरत होती है। उनके मनोवैज्ञानिक संवेगों को समायोजित करके सही दिशा देने की जरूरत होती है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पर बहुत सारे यूथ बहुत सारे अलग अलग विध्वंसात्मक गतिविधियों में चले जाते हैं। आपके संवेगात्मक समायोजन को बेहतर तरीके से किया गया, उनके संवेगात्मक समायोजन को बेहतर तरीके से नहीं किया गया, वो गलत कामों में चले गए। तो बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सशक्तिकरण में ये है कि हम उनको रोजगार उपलब्ध करवाएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ उन्हें हम मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक समायोजन से भी संबद्ध करें, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम तरह के उनके ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से उनके संवेगात्मक समायोजन में समस्या आ रही है। उन्हें हम अपने आर्थिक विकास का अवसर प्रदान करें, ये उनका सशक्तिकरण होगा। तकनीकी क्षमता तथा कौशल में वृद्धि करें। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इसीलिए आगे हमने बहुत सारे टॉपिक लिए हैं ऐसे जिनसे हम बता सकें कि कौशल वृद्धि से कैसे युवा सशक्तिकरण हो रहा है, तकनीकी क्षमता के विस्तार से कैसे युवा सशक्तिकरण हो रहा है, उनमें आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जा सकता है और आत्मविश्वास का विकास कैसे उनके सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। तमाम तरह की सोशल एविल्स हैं, उनके लिए उन्हें जागरूक बनाना है, उनमें कैंपेनिंग करनी है, उनको बुराइयों से सजग करना है कि ये अच्छा है क्या बुरा है, उनको बताना है। तो युवा सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि उनको मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक समायोजित किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, उनको तकनीकी क्षमता से युक्त बनाया जाए, उनके कौशल को आगे बढ़ाया जाए, उनमें जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए और बुराइयों के प्रति उनको सचेत किया जाए। ये है युवा सशक्तिकरण का आशय। ग्रामीण युवाओं के अब देखिए, सशक्तिकरण आप कहां से करिएगा? परिवेश से करिएगा। सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? परिवेश है। और हम जानते हैं कि दो भारत है ना, दो भारत है। कौन कौन सा? परिवेश के अनुसार दो भारत है, एक है शहरी भारत और एक है ग्रामीण भारत। आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, आप डीएम बनेंगे, पक्का बनेंगे, 100% बनेंगे, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको एक तरह की नीतियां और एक तरह के समायोजनकारी बलों पर काम नहीं करना होगा। शहरी, आप जब भी नीति बनाएंगे, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप अपने जिले के डीएम बन जाएंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो आप में से कोई बताता है कि मैं एजुकेशन को डेवलप करूंगा, आप में से कोई बताएगा कि मैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूंगा, आप में से कोई बताएगा कि मैं वहां के भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। नहीं, आपको क्या कहना है? पहले मैं वहां के परिवेश को स्टडी करूंगा। क्या स्टडी करूंगा? वहां पर किस तरह की समस्याएं हैं और इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जिसके समाधान से बाकी समस्याओं पर भी सकारात्मक प्रभाव आएगा, बाकी समस्याएं भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो बेहतर प्रशासक कौन होगा, बेहतर रणनीतिकार कौन होगा? जो पहले सिचुएशन को स्टडी करेगा और सिचुएशन को स्टडी करके फिर डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। फिर वो विचार, पहले वो परिस्थितियों पर अध्ययन करता है, फिर विकल्पों पर विचार करता है, फिर निर्णय लेता है। जो पहले से निर्णय लेकर बैठा है वो पूर्वाग्रही है। जो पहले से माइंडसेट बना के बैठा है वो कौन है? वो पूर्वाग्रही है। वो पहले से प्रिजुडिस है, वो प्री माइंडेड है, वो पहले से ही मस्तिष्क बना के बैठा है। नहीं, पहले हम
स्टडी करेंगे सिचुएशन को, सिचुएशंस से हम रिजल्ट निकालेंगे। सिचुएशंस को हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे भाई क्या समस्याएं हैं, और फिर हम देखेंगे कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास विकल्प क्या है, और उन विकल्पों में से सबसे सही विकल्प क्या है, और तब हम उसको चूज करेंगे। तो ये आप करेंगे, है ना। तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ग्रामीण युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ और करना पड़ेगा, शहरी युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो ग्रामीण युवा सशक्तिकरण में क्या करना है, ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में सशक्तिकरण के आशय में और गहराई सम्मिलित हो जाती है। भाई जो ऊपर सशक्तिकरण का आशय लिया गया, अगर यहाँ पर युवा सशक्तिकरण की जगह हम ग्रामीण युवा सशक्तिकरण करें तो थोड़ा हमें और गहराई में जाना पड़ेगा। गांवों में युवाओं का गांवों में रहकर वहां के परिवेश को समझना, विकसित करना, कृषि, स्थानीय कारीगरी को स्वावलंबी बनाना, सक्षम बनाना, बेहतर बनाना ग्रामीण सशक्तिकरण के भाग हो सकते हैं। अगर ग्रामीण युवाओं को सशक्तिकृत करना है तो हमें इन चीजों पर काम करना होगा। जब युवा गांवों में रहकर गांवों की बेहतरी के लिए कदम उठाएंगे तो गांवों में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बनेगा। ग्रामीण युवा सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें गरीबी दर को कम करना है, पॉवर्टी रेट गिराना है। तो कैसे गिरा पाइएगा, बिना सशक्तिकरण के इसको कर पाइएगा क्या, नहीं कर पाएंगे आप। गांवों के विकास पर बल देना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उसके प्रभाव पर काम करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जिसमें इनोवेशन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जो आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जो आपको रोजगार के अवसर दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो है जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। तो गरीबी दर को कम करके गांवों का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा उसके प्रभाव में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर भारत के मार्ग में आगे बढ़ना, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से सशक्तिकरण पर कार्य करना आवश्यक है। युवा सशक्तिकरण के सम्मुख चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती, भारतीय गांव एक सांस्कृतिक इकाई है और इनमें बाहर से कोई चीज जाती है तो वो सांस्कृतिक संघर्ष का मुद्दा कई बार बन जाता है। संस्कृति, कला, मूल्य गांव की शक्ति हैं। ट्रेवेनियर ने लिखा है, हमने आपको एक आध बार और भी बताया होगा कि ट्रेवेनियर ने लिखा कि भारत का प्रत्येक गांव अपने आप में एक छोटा सा देश है। और जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों ग्रामीण युवा सशक्तिकरण में वो ये है कि गांव का शहरों के प्रति आकर्षण बहुत अधिक है। ग्रामीण आधारित ये है क्यों, गांवों का ग्रामीणों का शहरों के प्रति आकर्षण का भाव क्यों है, क्योंकि गांवों में आधारिक संरचना का अभाव पाया जा रहा है। आधारिक संरचना का अभाव पाए जाने का मतलब क्या है कि जिस तरह की संरचना के लिए आप शहरों में आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, हेल्थ सर्विसेज पाने के लिए आते हैं, रोजगार पाने के लिए आते हैं, अच्छी जीवन शैली के लिए आते हैं, क्या ये सारी चीजें गांवों में उपलब्ध हैं। और अगर ये सारी चीजें गांवों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दी जाए तो बहुत निश्चित है कि युवाओं का गांव से शहरों की ओर आकर्षण खत्म ना हो तो कम तो हो ही जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। आपने देखा कि युवा कौन है, उसको सशक्त किए जाने का आशय क्या है, सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है, ग्रामीण युवाओं की क्या समस्या है, सशक्तिकरण के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है पीटी के दृष्टिकोण से, 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत जरूरी है सारी बातें जो हम लोग बताने चल रहे हैं, जो हम लोग करने चल रहे हैं। तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं क्या हैं, कौन कौन सी नीतियां और योजनाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं जिनके माध्यम से सरकार इस स्थिति में सुधार चाहती है। भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए समय समय पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है जो कि निम्नलिखित हैं। एक एक नीति योजना पे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। पहली बात,
राष्ट्रीय युवा नीति 2014। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य क्या है? कोई भी नीति बनाई जाती है किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर, तो ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के क्या उद्देश्य रहे। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए 5 भली भांति परिभाषित उद्देश्य तथा प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई। सभी स्टेक होल्डर्स को 5 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। स्टेक होल्डर्स कौन? वो सारे लोग जो युवाओं के विकास के साथ संबंध रखते हैं या युवाओं के विकास के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन सभी को कहा गया कि आप 5 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करें। ये कौन कौन से 5 प्रमुख उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय युवा नीति पर प्रश्न आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। आप इसको जरूर से जरूर देखें, आपको पूरी बात समझ में आएगी। एक सफल कार्यबल का गठन किया जाए जो देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी में योगदान दे। ओके, एक सफल कार्यबल का गठन किया जाए जो देश की अर्थव्यवस्था की बेहतरी में योगदान दे। एक ऐसी भावी पीढ़ी को तैयार करना जो सशक्त हो, स्वस्थ हो और चुनौतियों का सामना कर सके। क्या उद्देश्य है राष्ट्रीय युवा नीति का? एक ऐसी भावी पीढ़ी तैयार करें जो सशक्त हो, स्वस्थ हो और चुनौतियों का सामना कर सके। सामाजिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना। कीवर्ड क्या है? सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना। नागरिकों की सेवा लेना और उनकी भागीदारी को सरल बनाना। नागरिकों को सिस्टम का पार्ट बनाना और उनकी भागीदारी में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको दूर करें ताकि वो नेशनल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। जोखिमग्रस्त युवाओं की मदद तथा लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिए समतामूलक अवसर सुनिश्चित कराना। तो बच्चों, ये 5 ऑब्जेक्टिव तय किए गए, 5 उद्देश्य तय किए गए। इन पांचों का उद्देश्य क्या है? ये पांचों का उद्देश्य है भारत में राष्ट्रीय युवाओं को विकसित करना। राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्य हैं ये 5। सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना, सीमांत युवाओं को समतामूलक अवसर प्रदान करना, स्वस्थ और सशक्त युवा तैयार करना जो कि चुनौतियों का सामना कर सकें, अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकें। ओके, हमने आपको बताया कि प्राथमिकता वाले बहुत सारे क्षेत्र भी तय किए गए। कौन कौन से क्षेत्र तय किए गए प्राथमिकता वाले? 5 भली भांति परिभाषित उद्देश्य बनाए गए और 11 क्षेत्र यूज किए गए। 11 ऐसी चीजें यूज की, 11 ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दिया गया जिन्हें आप प्राथमिकता वाले क्षेत्र कह सकते हैं कि ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, है ना। तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्राथमिकता दी जाएगी? युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में, अभी आप आगे देखेंगे कि बहुत सारी योजनाओं को इस तरह से चलाया जा रहा है जिससे यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, उद्यमिता का विकास हो। स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का पाठ पढ़ाया जाए, खेलों में उनको आगे बढ़ाया जाए। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्यों में ऐसे वैल्यूज उनके अंदर डाले जाएं जिससे वो समाज विध्वंसक होने के बजाय समाज में रचनात्मक भूमिका अदा करें। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, उनको ऐसे ट्रेनिंग दी जाए, उनको ऐसी धारणा उनके मस्तिष्क में विकसित की जाए जिससे वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर दें, सामुदायिक सहभागिता पर जोर दें, स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने में काम करें। राजनीति और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए, युवा सहभागिता बढ़ाई जाए, समावेशन किया जाए, सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। समावेशन का मतलब होता है बच्चों, कुछ भी किया जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं। समावेशन का मतलब है कि सभी समूह, सभी लोग किसी भी प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम समावेशन कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में क्या चल रहा है, आर्थिक समावेशन चल रहा है,
जिसको आप समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास क्या कह रहा है कि युवाओं का भी समावेशन किया जाए। युवाओं का भी मैं कह रहा हूँ, बाकी बहुत सारे औरों का है, तो युवाओं का समावेशन किया जाए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उनको शामिल किया जाए। ऐसा करने के लिए हम बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। राष्ट्रीय युवा नीति को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। कुछ योजनाओं पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, कुछ योजनाओं पर हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। तो मेक इन इंडिया 2014 क्या कह रहा है? मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं इसके? निवेश को सुविधाजनक बनाना, निवेश को सुविधाजनक बनाना, आसानी से इन्वेस्टमेंट किया जा सके, नव प्रयोग को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, लोगों को ज्यादा स्किल्ड बनाना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देना लोगों को। तो बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, युवाओं के द्वारा जो बौद्धिक संपदा विकसित की गई उस पर उनको कॉपीराइट दिया जाए। सर्वोत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना। तो मेक इन इंडिया के उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया के ये 5 उद्देश्य तय किए गए सरकार द्वारा कि निवेश ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा उसमें लाल फीताशाही को कम किया जाए, आसान से आसान तरीके से निवेश को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन पर बल दिया जाए, नौ प्रयोगों पर बल दिया जाए। और फिर क्या कह रहा है? इसके नौ प्रयोगों को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करना। ये तीनों काम किससे जुड़े हुए हैं? ये तीनों काम युवा कल्याण, युवा विकास, युवा सामर्थ्य, युवा सशक्तिकरण के साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की विशेषताएं क्या हैं? ये तो आपने देखा कि उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, उससे भी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है युवा सशक्तिकरण के लिए। क्या विशेषताएं हैं? रोजगार के अवसर मुहैया कराना जिससे ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाएं। तो ये भी हमने देखा कि युवा सशक्तिकरण के तरीकों में जब हमने दूसरा टॉपिक लिया कि युवा सशक्तिकरण का संदर्भ क्या है, अर्थ क्या है, तो उसमें एक रोजगार का मुद्दा भी था। तो कोई भी योजना जो रोजगार के मुद्दे पर काम कर रही है या रोजगार के मुद्दे पर भी काम कर रही है तो उसको आप युवा सशक्तिकरण के साथ संबद्ध कर सकते हैं। तो योजना रोजगार के अवसर मुहैया कराना जिससे ग्रामीण युवाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा सके, ये मेक इन इंडिया की विशेषताओं में से एक है। आयात को कम करने, निर्यात को बढ़ाने और वस्तुओं एवं सेवाओं को देश में ही बनाने की सरकार की मुहिम को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता को भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता की अवधारणा भारत में क्रमिक विकास का परिणाम है। 2014 में राष्ट्र मेक इन इंडिया में कहा गया कि हम आयात को कम करेंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे और वस्तु एवं सेवाओं की अधिकतम मात्रा को हम अपने देश में ही उत्पादित करेंगे जिनको हम यूज करते हैं। तो देश में ही उनके उत्पादन की मुहिम को बढ़ावा देना। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारोबार के वातावरण को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना। उद्यमिता क्या है बच्चों? उद्यमिता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि हमारी काम करने की इच्छा, क्षमता। हम कोई भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी नई यूनिट खोलना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग की हो या कोई कमोडिटी प्रोडक्शन की हो या किसी भी तरह की कोई यूनिट खोलना चाहते हैं। कब आप खोलना चाहेंगे? जब आपको कारोबार के सर्वोत्तम वातावरण मिलेंगे। सर्वोत्तम वातावरण का मतलब क्या है कि जो भी उस उद्यम को लगाने के लिए आवश्यक क्रियाविधि है उसको जितनी ही आसान तरीके से संपादित करने की छूट मिलेगी आपको, उतना ज्यादा आप प्रेरित होंगे उद्यमिता की ओर। तो उद्यमिता की ओर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उद्यमिता की ओर जाने के लिए सरकार को इन सारे मुद्दों पर काम करना
होगा। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास का नतीजा आत्मनिर्भर भारत है। इसी प्रयास का नतीजा प्रारंभ में क्या रहा? इसी प्रयास के नतीजे में मेक इन इंडिया, कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, विनिर्माण हब बनाया जाए। इसी विनिर्माण हब के लिए प्रारंभ में आपने क्या कहा? मेक इन इंडिया। अब आप क्या कह रहे हैं? मेक इन इंडिया के बाद आप कह रहे हैं नंबर 2 पे, मेक इन इंडिया के बाद जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वो है आत्मनिर्भर भारत। विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जाए, युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब ये सारी चीजें होंगी तो भारत का आर्थिक विकास तो बढ़ेगा। आर्थिक विकास होगा, उसका लाभ युवाओं को अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के प्रयास करना। श्रम कानूनों से लेकर ऑनलाइन रिटर्न भरने तक अनेक सकारात्मक बदलाव करना, है ना? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लेबर लॉज से आपको दिक्कत होगी। रिटर्न्स, आप जो भी आपके टैक्स लाइबिलिटीज हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई यूनिट खोलेंगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, तो उनको और ईज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए। सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच भागीदारी नए पैमाने पर लाई जाए, ज्यादा बेहतर भागीदारी लाई जाए, और गवर्नमेंट सेक्टर भी एक सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में हो। जैसे पहले आप सरकारी ऑफिस में, पहले आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले, 10 साल पहले लोग सरकारी ऑफिसेज में जाने से डरते थे, वो साहब बैठा है पता नहीं क्या बोलेगा। अभी क्या है? अभी उनके पास भी टारगेट है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो जो सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसको एक नई दिशा पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कारोबार से जुड़े और अनुपयोगी ढांचे को हटाया जा रहा है, उनकी जगह पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल प्रणाली अपनाई जा रही है। लाइसेंसिंग नियमों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया जा सके। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, राइज इन परचेजिंग पावर, गेन इन इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। वाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया क्यों? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बच्चों, तो क्या होगा? आपके यहाँ उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में होगी। उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में होगी तो क्या होगा? आपको अच्छा ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी क्रय क्षमता बढ़ेगी, और क्रय क्षमता बढ़ेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदेंगे। इससे उद्योगों की आय में वृद्धि होगी, वो और अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस तरह से एक बेहतर साइकिल बन जाएगा। इस तरह का एक बुरा साइकिल भी बनता है। राष्ट्रीय आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो हमारी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो कैपिटल कम बनेगी, कैपिटल कम बनेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, फिर से राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। इस बैड साइकिल को कहां से तोड़ा जा सकता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट से तोड़ा जा सकता है। रेगनर नर्क्स का जो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत है वो बताता है कि उसको कहीं से अगर तोड़ा जा सकता है तो वो है इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। इन्वेस्टमेंट कहां से मंगा के इसको तोड़ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट विदेशों से मंगा के आप इसको तोड़ सकते हैं। तो विदेशों से इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आप बहुत सारा अपनी पॉलिसी में चेंज लाएंगे। हालांकि हमारा उद्देश्य अभी युवाओं पर बात करना है। तो ये योजना जो मेक इन इंडिया थी, ये कैसे युवाओं के लिए यूजफुल है आपने देखा। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय से शुरू की गई थी। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 8 योजनाओं को भी शामिल किया गया है। योजना के लाभार्थियों में 15 से 29 वर्ष आयु समूह के युवाओं को शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा के अनुरूप है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हैं? नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा वाहिनी, राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम,
अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यूथ हॉस्टल्स बनाना, स्काउट और गाइड संगठनों की सहायता, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम। इन 8 योजनाओं को शामिल करके क्या चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? 15 से 29 आयु वर्ग के समूह के लोगों को बहुत सारे एंगल्स पर डेवलप करना, उनमें अच्छी शिक्षा देना, उनमें अच्छे संस्कार देना, उनमें कम्युनिटी सोच देना, बहुत सारी ऐसी बातों को उसमें शामिल किया गया है। युवाओं के विकास के लिए एक और योजना की बात करते हैं हम लोग। वो योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई है ये योजना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के अंतर्गत इसका प्रारंभ किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, पहले स्किल डेवलपमेंट करेंगे फिर उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक है बच्चों। अगर आप में स्किल होगी तभी आप में एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। आप कुछ जान रहे होंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप आप में अपने आप से आएगी। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं को रोजगार देना जो कम पढ़े लिखे हों, है ना, बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं उसमें, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं उनको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्य है, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम है, जिसके तहत उनको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या कार्यक्रम है इसका? उद्योगों से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण देना, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। 5 से 10 हजार की पुरस्कार धनराशि भी मिलती है। 3 से 6 महीना और 1 साल के कोर्सेज होते हैं। जो सर्टिफिकेट मिलेंगे पूरे देश में मान्य होंगे, और पूरे देश में जो इनको देने वाले संगठन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है ये संगठन, और इसमें सरकार बहुत सारे पार्टनर्स को रखती है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को रखती है। ट्रेनिंग पार्टनर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और रोजगार मेले का आयोजन करके उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद युवाओं का स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। 15 जनवरी 2021 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 600 जिलों में हो गई है। इस चरण में कोरोना से संबंधित योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित होगा, है ना। 15 जनवरी 2021 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। PMKVY कहेंगे उसको, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015, इसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटलाइज करना, डिजिटल स्केल पे भारत को ज्यादा एम्पावर करना, ज्यादा सशक्त बनाना। शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को इंटरनेट के जरिए गांव से जोड़ने का प्रयास करना, ताकि ग्रामीण युवा इनके साथ कनेक्ट होके और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा कर सके। गांव में तेज स्पीड वाले ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध करवाना। देश में प्रत्येक नागरिक मुख्य तौर पर ग्रामीण युवाओं के रोजगार और उत्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। क्या क्या चीजें चाहिए? उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करवाना। जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान के कार्य पर जोर, सब कुछ को डिजिटलाइज किया जाए। मोबाइल फोन, बैंक खाता, व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने के लिए क्षमता प्रदान करने का प्रयास करना, ये सारा कुछ चीजों को डिजिटल किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा? जगह जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जा रही है और की गई है। निरापद और सुरक्षित साइबर स्पेस की उपलब्धता, है ना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा साइबर स्पेस आपको उपलब्ध करवाया जाए। युवाओं को प्रभावित करने के लिए, युवाओं को समायोजित करने के लिए एक और नई योजना है, उसको हम स्टार्टअप इंडिया योजना कहते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या बता रही है? ये सिलिकॉन वैली की स्टार्टअप कंपनियों से प्रेरित होकर भारत में लागू की गई, जनवरी 2016 से लागू की गई एक योजना है। उद्देश्य क्या है?
छोटे उद्योगों को, स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को मौका देना और व्यापारियों को बढ़ावा देना। छोटे शहरों, गांवों के युवाओं को इससे जोड़ने की सरकार द्वारा निरंतर प्रयास करना। स्टार्टअप कार्यक्रम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस योजना के तहत कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे पर पहले 3 वर्ष आयकर में छूट मिलती है। उद्योगों में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजी कोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी। नए उद्योगों के लिए एक उदार व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। पेटेंट पंजीकरण शुल्क में 80% की छूट दी जाएगी। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ना। इसमें बहुत सारी उद्योगों के वित्त पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमियों द्वारा निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर अगर निवेश किया आपने, किसी कारण से आपका उद्योग नहीं चल पाया, आपको वो संपत्ति को बेचना पड़ा, तो जो आपको कैपिटल गेन टैक्स होगा वो नहीं देना पड़ेगा, है ना। कमाए जाने वाले मुनाफे पर 3 वर्ष तक कोई आयकर नहीं देना होगा। सरकार द्वारा प्राप्त उद्यम पूंजी कोषों के निवेश पर भी एक सुविधा उपलब्ध होगी। पेटेंट पंजीकरण शुल्क जो लगेगा उसमें 80% की छूट दी जाएगी। अगर आप ऐसा कोई चीज उत्पादित करते हैं, बनाते हैं, उसका कोई पेटेंट करवाते हैं, तो उसमें पेटेंट पंजीकरण का जो शुल्क लगेगा उसमें भी आपको 80% डिस्काउंट दिया जाएगा। दिवालिया कानून में स्टार्टअप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए विकल्प देने का प्रावधान भी किया गया है। आप स्टार्ट करते हैं तो अगर नहीं चल पाता है तो दिवालिया कानून में जो स्टार्टअप उद्यम बंद हो गए उनमें कई आसान विकल्प दिए गए हैं। इसके तहत अगर काम नहीं चलता और 90 दिन की अवधि में आप अपना कारोबार बंद कर सकते हैं, कोई आप पर कार्रवाई नहीं होगी। स्वप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था, खुद से अपनी चीजों को प्रमाणित करने की सुविधा दी गई है। स्वप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था में से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम करने की व्यवस्था की गई है। जो आपको बहुत सारा रेगुलेटरी बॉडीज से दिक्कत होती है, वहां से भी आपको ईज मिलेगा। दुनिया भर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इनको सरकारी खरीद के मामले में भी मापदंड के कई तरह की छूट दे रही है। सरकार जिन चीजों को खरीदती है, खरीदने के लिए उनमें जो नियम बनाती है, उनमें भी स्टार्टअप के प्रोडक्ट खरीदने में छूट दी जा रही है। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 16 जनवरी 2021 की 5वीं सालगिरह के मौके पर भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कितने का है? 1000 करोड़ रुपए का। कब अनाउंस किया गया? 16 जनवरी 2021 को। 5वां साल मनाया जा रहा था इस योजना का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत इसमें बाकी तो बहुत सारी चीजें आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पढ़ी होगी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। तेजी से बदलते समय के अनुसार भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है, जिसमें स्कूल बढ़ाने के साथ साथ शोध पर भी जोर दिया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बिंदुओं पर जोर दिया गया है। कौन कौन से बिंदु? ग्रामीण युवा अपने गांव में रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए ओडीएल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की ऑनलाइन कोर्स विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जो माध्यम है, उनके माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज विकसित करवाए जाएंगे डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा, ताकि वो अपने गांव में ही रहकर अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। ऑर्गेनिक लिविंग का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी लिविंग स्टाइल को इस तरह से रखें जिससे हमें केमिकल प्रोडक्ट कम से कम यूज करने पड़े। पर्यावरणीय शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों से संबंधित विभिन्न कौशलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। स्कूली बच्चों को स्थानीय व्यावसायिक विशेषताओं, माली, कलाकार इत्यादि को जानने और समझने के मौके मिलेंगे। छुट्टियों के दौरान व्यवसाय समझने के ऑनलाइन अवसर प्रदान किए जाएंगे।
छोटी उम्र में ही युवाओं को सशक्त करने के इरादे से उन्हें अपने गांव, तहसील, जिला, राज्य में उच्च शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करने का प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो बहुत सारी नई नई चीजों को सीख सकें और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके, उनमें काम करने की इच्छा का विकास हो सके। साथ ही स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने के पर्याप्त मौके और सांस्कृतिक तथा पर्यटन महत्व के स्थानों के दौरों के अवसर भी दिए जाएंगे। स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने के कारण इनमें उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, उस काम के प्रति उनकी चेतना विकसित होगी। स्कूली और उच्चतर शिक्षा के द्वारा कम से कम 50% विद्यार्थियों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक कार्य योजना विकसित की जाएगी, जिसमें लक्ष्य और समय सीमा दोनों ही स्पष्ट होंगे। 2030 के दशक में सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। 2030 के दशक में सभी व्यावसायिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को इंटीग्रेट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं स्कूलों में स्थापित की जाएंगी और अन्य स्कूल भी इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में सॉफ्ट स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स करने की अनुमति होगी। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। शिक्षा का विकास, मूल्यांकन और नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय के लिए विस्तार पूर्वक निर्मित किया जाएगा। स्वदेशी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए रोजगारों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है इस बात के लिए कि युवाओं में स्वरोजगार की प्रवृत्ति का विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाए, उनको इनोवेटिव बनाया जाए, उनको अनुसंधान उन्मुख बनाया जाए, रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा नई चीजों की तरफ उनमें प्रवृत्ति का विकास हो, नवोन्मेष हो उनमें और नई चीजों की ओर वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकताओं को मुख्य स्थान दिया जाए। ड्रॉप आउट बच्चों के व्यावहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाए। तो ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संबद्ध की गई हैं, जिनका मौलिक उद्देश्य है एक बहुत सशक्त, समृद्ध, आत्मविश्वास से युक्त युवा का निर्माण करना। क्या उपलब्धियां रही इन सब चीजों की जो पीछे हम लोगों ने बात करी है? युवाओं को स्किल, रीस्किल, अपस्किल करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों से संबंधित उपलब्धियां इस प्रकार हैं। बहुत जरूरी है इन पॉइंट्स को नोट कर लें। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 10 दिसंबर 2020 तक 1 करोड़ 2,74,899 युवाओं को और 81,158 नियोक्ताओं को इससे जोड़ा जा चुका है। 720 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना 704 जिलों में की जा चुकी है। 34 लाख से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे और क्या किया जाना चाहिए युवा सशक्तिकरण के लिए, युवा विकास के लिए? ग्रामीण युवा सशक्तिकरण के लिए बुनियादी जरूरतों पर बल दिया जाना चाहिए, जिनमें स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोजगार और तमाम तरह की जागरूकता इत्यादि को शामिल किया जाना चाहिए। पूरे आर्टिकल में आपने ये समझा कि कैसे भारत सरकार एक महत्वपूर्ण मुहिम के तहत, एक महत्वपूर्ण योजना के तहत भारत के युवाओं को योग्य बनाने, उनको स्किल करने, उनको अपस्किल करने, उनको रीस्किल करने और तमाम तरह की कार्रवाइयों में लगी हुई है, तमाम तरह के कामों में लगी हुई है। तो बच्चों, आज आपने इस बात को सीखा
बहुत महत्वपूर्ण था ये सेशन पूरा। आप इसको जरूर से जरूर एक दो बार देखिएगा। इनमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको जरूर से जरूर नोट करके रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। सबमिट टू ट्रांसफॉर्म योर सीएससी प्रिपरेशन, एक सबमिट हो रही है जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करेगी। अनअकैडमी सबमिट 2.0, इसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें। ये फरवरी 20-21 को होगी और 2 दिन का प्रोग्राम है। 70 स्पीकर्स हैं, 20 टॉक्स डिस्कशंस हैं और 32 वर्कशॉप्स हैं। इनमें जरूर से जरूर आप पार्टिसिपेट करें। अनअकैडमी कॉम्बैट का अगला सीजन, अगला पार्ट जो है वो 28 फरवरी को सुबह 11 बजे है। इसमें अभी तुरंत इनरोल करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ऐसे इनरोलमेंट के लिए हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको बहुत सारा फायदा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों में बढ़ाएं, बहुत सारे लोगों को इसके साथ जोड़ें। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाएं, ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लें। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए, उनमें डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें। इससे आपको 10% का डिस्काउंट होगा। ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन और नोट्स मिलते रहेंगे। हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। नमस्कार।